हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम रीजनिंग के टॉप 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इसकी खास बात यह है कि हम सभी टॉपिक्स पर आज प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपकी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 लगाया हुआ है और मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि वर्तमान में कथन कूट वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ हम इस प्रकार से भी तैयारी कर लेते हैं, अगर उस पैटर्न से हटके भी क्वेश्चन आता है तो भी हमारी बननी चाहिए क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, इसमें हर पैटर्न पे हम क्वेश्चन लगाते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में किसी अलग पैटर्न में पूछे और आप घबरा कर उसको सॉल्व ना कर पाए कि हमने इस पैटर्न में तो प्रैक्टिस की ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा अपना पैटर्न चेंज करता रहूंगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक आ सकते हैं सब नए के नए मिलने वाले। आज हम 30 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन लगाने वाले हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भी कॉपी पेन लेकर चलना है और मेरे साथ में आंसर देते चलना है, और लास्ट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए, देखिए प्रश्नों का स्तर मैं धीरे धीरे बढ़ाते चलूंगा ना, ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही ईजी ला रहा है, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे भी बच्चे जो बहुत अरसों से अपनी तैयारी छोड़ चुके हैं और जो फिर से इस चीज़ों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी ध्यान में मुझे रखना पड़ रहा है। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर और साहित्य का जो संबंध है वही संबंध मदर टेरेसा और किससे है। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है शांति, भौतिकी, रसायन विज्ञान या गणित। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए ये आपस में संबंधित है। तो बताइए मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, रीजनिंग को जीएस से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ये पेन ढंग से दिख नहीं रहा होगा तो व्हाइट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। दिया है ABCFH, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। देखिए, इसके लिए आपको उसकी प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए वर्ड्स की। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। तो इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने पूरा ट्रिक बताया है कि कैसे इसकी प्लेस वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए, ए का स्थान क्या है मैं ऊपर में लिखते जाता हूँ। ए पहले नंबर पे आता है तो 1, बी आता है दूसरे नंबर पे, सी आता है तीसरे नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, एफ आता है 6वें नंबर पे और एच आता है 8वें नंबर पे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कनेक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ए और बी में कनेक्शन मत देखिए, आप देखिए ए और सी में, फिर सी और एफ में। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कनेक्शन मुझे दिख रहा है क्या कि 1 + 2, अगर +2 मैंने किया तो 3 आ जाएगा, और 3 + 3 किया तो मुझे मिल गया 6। तो बताइए कि अगला वर्ड क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर सीक्वेंस देखिए तो यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगला वर्ड हमें मिलेगा +4 के रूप। तो +4 अगर मैं 6 में 4 जोड़ूं तो कितना आएगा, तो 6 और 4 होता है 10, और 10 नंबर पे आता है जे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम देखें तो जे पहले में किस में है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, सीधा हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं आखिर क्या होता है, सही है या नहीं। तो देखिए ए का तो हमने पहले वाले वर्ड्स का तो हमने चेक कर लिया, अब दूसरे वर्ड्स में आते हैं हम। तो देखिए ये बी में बी है दूसरे नंबर पे, फिर ई है 5वें नंबर पे, फिर ये एच है 8वें नंबर पे। तो यहाँ पर क्या सीरीज बन रहा है, तो देखिए 2 + 3 हो जाएगा 5, और ठीक उसी प्रकार से 5 + 3 बराबर हो जाएगा 8। यहाँ पर हर वर्ड में +3 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो आगे भी हम क्या करेंगे, +3 ही करेंगे। तो अगले वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, +3। तो देखिए 8 + 3 कितना हो जाएगा, तो 11। तो 11 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, के। तो हमारा आंसर आ गया जे और के। यही तो हमने आंसर टिक किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में हिस्ट्री को लिखा जाता है SRHGLIB और रिकॉर्ड को लिखा जाता है IVXLIW। तो उसी भाषा में अर्चिव को क्या लिखा जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन, बस आपको पैटर्न को समझना होता है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री लिखा है, तो देखिए पहले में H है, तो इधर पहले में S है, इधर पहले में I है और इधर पहले में R है।
तो अगर आपने समझा होगा तो पिछली क्लास में मैंने बताया था अपोजिट वर्ड्स। तो जैसे एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। तो कैसे याद रखना है, अगर मैंने बताया था पिछले क्लास में हायर सेकेंडरी, तो हायर सेकेंडरी से आप याद कर सकते हैं एच एस, ठीक है। और वैसे ही आई है, इधर आर है, तो आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, मैंने बता दिया, या आर का अपोजिट आई होता है। इसको याद रखना है आपको इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे से। तो देखिए इसी प्रकार से अगर मैं ध्यान से देखूं, देखिए एच का अपोजिट एस है, आई का अपोजिट आर होता है, एस का अपोजिट एच होता है, टी का अपोजिट होता है जी, जीटी रोड, ओ का अपोजिट होता है एल, एल ओ वी ई लव, है ना, आर से होता है आर, ठीक है, आई, तो आई का अपोजिट आर, या आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे, और वाई का अपोजिट बी। ठीक इसी प्रकार से रिकॉर्ड में भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए आई, आर का अपोजिट क्या है, आई लिया गया है, ई का अपोजिट वी, सी का अपोजिट एक्स, ओ का अपोजिट एल, आर का अपोजिट आई, और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। तो ठीक हमको बस सिर्फ अपोजिट वर्ड्स को ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आर्चिव में देखें, यहाँ पर अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट होता है दोस्तों जेड, आजाद से। आर का अपोजिट होता है आई, इंडियन रेलवे। टी का अपोजिट होता है एक्स, ठीक है, बस अपोजिट वर्ड्स आपको याद रखने हैं। एच का अपोजिट होता है एस, आई का अपोजिट होता है आर, बी का अपोजिट होता है ई, और ई का अपोजिट होता है बी। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा जेड आई एक्स एस आर ई डब्ल्यू। बताइए इसमें कौन से हैं, जेड आई एक्स ये तो नहीं है, ठीक है, जेड आई एक्स टी आ गया, ये भी नहीं है, जेड आई एक्स एस आर ई बी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बस अपोजिट, बस पैटर्न समझना है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हर टॉपिक से, हर पैटर्न पे मैंने प्रश्न लाया है, इसलिए आप थोड़ा भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमारा सिलेबस आखिर हो रहा है या नहीं। ठीक है, हर टॉपिक पे, हर प्रैक्टिस सेट पे हम नया क्वेश्चन और नया पैटर्न लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंकित प्रियंका के पुत्र का भाई है तो अंकित का प्रियंका से क्या संबंध है। तो देखिए ब्लड रिलेशन से यहाँ पर प्रश्न बन रहा है। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे टुकड़ों में इसको सॉल्व करना। तो देखिए बात की जा रही है यदि अंकित, तो मान लेते हैं ये है अंकित। तो देखिए ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि मैं ट्रायंगल से दर्शाऊंगा मेल को, मतलब पुरुष को मैं ट्रायंगल से दर्शाऊंगा और वहीं स्त्री को मैं सर्कल से दर्शाऊंगा। ठीक है, तो फीमेल को हम दर्शाएंगे सर्कल से, आप किसी से भी दर्शा सकते हैं। ये मेरी पैटर्न है, मेरी ट्रिक है, तो मैं इस प्रकार से आपको दर्शाता हूँ। ठीक है, अब देखिए अंकित बोलता है कि प्रियंका के पुत्र का भाई है। ठीक है, ये मैंने ले लिया अंकित, और ये है प्रियंका के पुत्र। तो देखिए यहां पर मैंने ले लिया प्रियंका, प्रियंका फीमेल है तो मैंने सर्कल में दर्शा दिया। प्रियंका का पुत्र, देखिए पुत्र आएगा नीचे। ठीक है, तो इसका पुत्र मैंने ट्रायंगल बना लिया, और पुत्र के भी पुत्र, तो देखिए इसका भी पुत्र ये हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या है, भाई लगता है। कौन लगता है, अंकित लगता है। तो देखिए इसका कौन है, भाई है, भाई मतलब मेल है, कौन, अंकित। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपने डायग्राम बना लिया आपका आंसर चुटकियों में आने वाला। तो बताना है कि अंकित का प्रियंका से क्या संबंध, मतलब अंकित प्रियंका का क्या लगता है। तो देखिए अंकित और ये भाई है ना, तो इन दोनों के पिता ये होंगे, और इसकी जो है माता क्या है, प्रियंका है। तो जाहिर सी बात है प्रियंका का अनिल से क्या संबंध है, तो प्रियंका का पोता है अनिल। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, बस इस प्रकार से आपको चीजों को बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में ग्रेड को 20, 15, 187 लिखा जाता है, वहीं वर्ग को 1118153 लिखा जाता है, गोइंग को 7149157 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में वेल को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हम देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर ग्रेड लिखा गया है, ग्रेड, तो हम यहाँ पर नंबरिंग लिखते हैं। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू, तो जी होता है 7 नंबर पे, आर होता है 18 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, और टी होता है 20 नंबर पे। अब जब इन अंकों को और इन अंकों को मैंने ध्यान से देखा, तो देखिए दोस्तों ये अंक के जस्ट विपरीत ये अंक है, मतलब इसको जस्ट उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। देखिए 20 है यहाँ पर अंतिम में है तो 20 पहले आ गया, एक दूसरे नंबर पे है तो एक इधर आ गया, 5 इधर है तो 5 इधर आ गया, मतलब बस उल्टा आपको लिखना है। चलिए चेक करते हैं क्या इसी पैटर्न में ही है। तो देखिए जैसे वर्क है, तो वर्क को हम देखते हैं, वर्क आता है
W आता है 23, O का है 15, R का है 18 और K का होता है 11। अब देखिए यहाँ पर पुट लिखा है, जस्ट इसको अपोजिट करके, ठीक है। तो देखिए 11811523, जस्ट इसको क्या कर दिया गया है, अपोजिट कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए गोइंग को देखते हैं, फिर से गोइंग को भी चेक कर लेते हैं। तो G होता है 7 नंबर पे, O होता है 15 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे, ठीक है, और N होता है 14 नंबर पे, G होता है 7 नंबर पे। अब देखिए इसको फिर से अपोजिट करके लिख लिया गया है। देखिए इतना ज़्यादा आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर दो वैसे ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज़ को मैं चेक कर कर बता रहा हूँ। आप बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक बताइए, जल्दी बताइए। यार दोस्तों, मुझे आपको समझाने में टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए यही तो शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, बहुत फास्ट करेंगे आप। तो हमको बताना है वेल को कैसे लिखना है। तो देखिए दोस्तों, वेल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वेल इसका निकालना है हमको। तो देखिए W होता है 23, E को लिखते हैं 5, L का होता है 12 और L का होता है 12। बस इसको हमको क्या लिखना है, उल्टा करके लिखना है। तो पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो 2 1 2 1 5 3 2 इस प्रकार से आएगा क्या, नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस चीजों को भी याद रखना है कि क्या यहाँ पर अंकों को विपरीत किया गया है, तो नहीं, है ना। यही चीजों को आपको याद रखना है, यहाँ पर अंकों को विपरीत नहीं किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, नंबरों को, उसके प्लेस वैल्यू को विपरीत किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लेंगे, हम सीधा 12 को लेंगे साथ साथ में, ठीक है। ये 12 एक की वैल्यू है, मतलब हमको वर्ड को विपरीत लिख देना है, LLEW इस प्रकार से। अब यहाँ पर से हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बताया कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो यहाँ पर सीधा हमको लिखना है 12, फिर 12, फिर E की क्या होती है 5 और फिर W की क्या होती है 3। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 12 12 5 2, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आप क्या कर लेते हैं, जो अंक है उसी को उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उनकी जो प्लेस वैल्यू है ना, एक साथ उसको पीछे से लिखने शुरू करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो पांचवें पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित। इसका मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि देखिए दोस्तों, ये दोनों पद एक दूसरे से संबंधित हैं, साथ ही साथ ये दोनों पद एक दूसरे से संबंधित हैं। तो बताइए इस पद के साथ में क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, जो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते चलते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या लिखनी होती है, इनकी नंबरिंग, ठीक है। तो देखिए के आता है 11 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, ठीक है। पी आता है 16, ए होता है 11 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे, एफ होता है 6 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर। जब मैं इस सभी की प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ ना, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगता है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर के है, के के बाद यहाँ पर पी आया है, तो ये 11 है, ये 16 है, तो क्या हुआ है भैया, तो +5 हुआ है, वह है ना। तो 11 + 5 कितना हो गया 16। अब देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 11 है, देखिए ये 16 से 11 बना, तो यहाँ पर क्या हुआ है भैया -5। तो क्या यहाँ पर मेथड फॉलो हो रहा है, नीचे पहले +5 फिर -5, ठीक है। अंकों को अभी छोड़ते हैं, अंकों को लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर A से F बना है, तो 1 से 6 बना है, तो क्या हुआ है +5। ये बना है 7 से 2 बना है, तो यहाँ पर क्या हुआ माइनस। इसका मतलब हम श्योर होते हैं कि यहाँ पर +5 और -5 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जाहिर सी बात है टी में हम पहले क्या करने वाले हैं, +5 करने वाले हैं। तो 20 में से +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 आता है y पर, ठीक है। अब आता है R 18 है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है -5, 18 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा 13, ठीक है। तो 13 नंबर पे क्या आता है, 13 नंबर पे आता है दोस्तों m आता है। तो y और m, तो देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो देखिए इसमें भी ym है और इसमें भी ym, ठीक है। तो इस एलिमिनेशन मेथड से भी हमको एलिमिनेट करते चलना है। अब देखिए अब आती है पारी अंकों की, ठीक है। अंकों की पारी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये 2 है और ये 16 है, ठीक है। तो 2 में ऐसा क्या किया गया कि वो 16 बना है, अगर हम याद रखें तो 2 की घात 4 बराबर होता है 16। इसका मतलब अगर हम 2 को 4 बार गुणा करें तो 16 आएगा। ठीक उसी प्रकार से 3 और 81 में क्या संबंध है, वही संबंध है जो 2 और 16 में था, क्या 3 का घात 4
81 होता है, मतलब 3 को हम 4 बार गुणा करेंगे 81 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 5 है तो हमको क्या लेना है, 5 का घात 4 लेना है, मतलब 5 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625। दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा YM625, YM625। तो कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको मुझे बताने में टाइम लगता है ना, क्योंकि बेसिक से बताना पड़ता है। ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मुझे स्लो जाना पड़ता है। अगर आपको स्लो लगता है तो थोड़ा स्पीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से क्वेश्चन है। यदि जे टी का पुत्र है, टी एफ की माता है, टी का पुत्र एल है, एल जे से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखिए एक एक करके मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था ना आपको क्या क्या मानना है। ये जो है ट्रायंगल जो है ये पुरुष को दर्शाना है, ठीक है, और ये जो सर्कल है ये किसको दर्शाएगा, स्त्री अर्थात फीमेल को दर्शाए। तो देखिए सबसे पहले बोला है कि जे जो है टी का पुत्र है, जे जो है टी का पुत्र है, इसका मतलब टी ऊपर आएगा और टी का पुत्र क्या है, जे है, ठीक है, जे है। अब बताइए जे जो है पुरुष है कि स्त्री, देखिए यहाँ पर पुत्र कहा गया है तो जाहिर सी बात है ये, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, टी एफ की माता है, तो जो टी है ना ये एफ की माता है, तो देखिए एफ भी यहाँ पर आएगा, है ना, एफ भी यहाँ पर आएगा क्योंकि टी ऊपर आएगा क्योंकि इसकी माता है, तो माता बोल दिया मतलब ये फीमेल है, तो मैंने सर्कल लगा दिया, ठीक है। अब आते हैं टी का पुत्र एल है। अब देखिए टी का एक और पुत्र है, वो कौन है, एल है, तो एल को भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, और ये भी क्या है, एंगल में आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए एल जे से किस प्रकार संबंधित। तो दोस्तों देखिए टी जो है जे की भी माँ है, एफ की भी माता है और एल की भी माता है, तो बताइए एल और जे क्या हो जाएंगे, दोनों पुरुष है तो भाई भाई होंगे। तो देखिए दोस्तों एल जे से किस प्रकार संबंधित है, तो एल जो है जे का भाई है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पासे से प्रश्न है। नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर संख्या 1 के विपरीत पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या संख्या 1 आपको दिख रही है, नहीं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही चुटकियों वाला आंसर है इसका, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर 2 पासे दिए गए हैं और ध्यान दीजिए जब इस प्रकार से पासे दिखे कि दोनों पासों में कोई एक अंक समान हो या 2 अंक समान हो, तो इसको बताना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे, इन दोनों पासों में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, ठीक है, तो दोनों में एक समान अंक मिल गए। तो जहां पर समान अंक मिल गए वहां पर से हमको बस इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा देना है। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6, फिर इसके बाद इस प्रकार से घुमाना है इस दिशा में, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 5, घड़ी की दिशा में मैंने घुमा दिया। ठीक उसी प्रकार से इसको भी मैं क्या करूंगा, घड़ी की दिशा में घुमा दूं। तो देखिए 6 के नीचे 6, ठीक है, जो संख्या है, उसके बाद क्या आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा, तो ये बता रहे हैं दोस्तों 4 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 3 है। तो क्या आप दोस्तों 6 के विपरीत 6 होगा क्या, नहीं, एक ऐसी संख्या होगी जो छुपी होगी। तो देखिए 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं एक पासे में, तो देखिए यहाँ पर 2, 4, 3 और 5 तो बुक हो गया, तो जाहिर सी बात है 6 के विपरीत में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों 1 के विपरीत 6 है या 6 के विपरीत 1 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, पूछा गया है 1 वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस संख्या का चयन करना है जो भिन्न है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन है 344, 126, 1332 या 518। देखिए अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो क्या ये किसी के वर्ग हैं या किसी के घन हैं, तो मैंने ध्यान से देखा तो ये किसी के ना तो वर्ग हैं ना तो किसी के घन हैं। लेकिन अगर मैंने और अच्छे से देखा तो मुझे मिल रहा है ये किसी ना किसी के वर्ग या घन के आसपास जरूर है, ठीक है, सटीक वर्ग या घन तो नहीं है लेकिन आसपास जरूर है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं, चलिए सेम पेन हो जाएगा, तो अच्छे से दिखे, ये वाइट ले लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये देखते हैं 344, तो 344 किसके आसपास है, तो दोस्तों 344 जो है 7 का क्यूब के आसपास, तो 7 का क्यूब ही मतलब 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आता है 343, ठीक है, और साथ ही साथ 343 में अगर मैं +1 कर दूं
तो 344 मुझे मिल जाता है। ठीक है, आगे और हम देखते हैं क्या इसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं 126, तो 126 जो है ये 5 के क्यूब के आसपास है। ठीक है, अब 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 में अगर मैंने +1 किया तो ये मुझे मिल जा रहा है 126। तो दोस्तों ये पैटर्न तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब हम आगे चेक करते जाते हैं। 1332 देखें तो 1332 किसके क्यूब के आसपास है, तो दोस्तों ये जो है 11 के क्यूब के आसपास है। 11 का क्यूब होता है 1331, और इसमें अगर मैंने +1 किया तो मुझे मिल रहा है 13। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में, जाहिर सी बात है तीनों तो मेल खा रहे हैं, मतलब लास्ट जो है जाहिर सी बात है मेल नहीं खाएगा। तो इसके आसपास हम देखें तो ये किसके आसपास है, तो दोस्तों ये किसी के भी वर्ग के आसपास नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 518। तो दोस्तों यहाँ पर जो भिन्न है वो 518 है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है आपको, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो इसे देखना है। तो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, यहाँ पर 10 है, 41 है। जब मैंने ध्यान से देखा तो ये अंतर वाले में तो चीज़ों में तो नहीं आ रहे हैं, साथ ही साथ ना तो वर्ग में आ रहे हैं ना तो घन में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 और 3 तो अगर मैंने देखा तो यहाँ पर मैं क्या करूँ कि 3 बन जाए। अगर मैं 1 का गुणा 2 से कर दूँ और +1 कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। 1 दूनी 2 धन 3। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने देखा कि 3 और 10 में एक ऐसा संबंध है कि अगर मैं 3 का गुणा 3 से कर दूं तो 3 3 9 हो जाएगा, और +1 कर दूं तो ये मुझे मिलेगा 10। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 10 और 41 में क्या संबंध है, तो 10 का गुणा अगर मैं 4 से कर दूं और +1 कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 41। तो दोस्तों अगर आपने पैटर्न ध्यान से देखा होगा तो मुझे मिल रहा है गुणा 2 +1, फिर गुणा 3 +1, फिर गुणा 4 +1। तो जाहिर सी बात है अगली संख्या कैसी आएगी, तो अगली संख्या के लिए मुझे क्या करना होगा, गुणा 5 करना होगा +1 कर। ठीक है, तो दोस्तों कर देते हैं। तो 41 गुणा 5 अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, और क्या करना था मुझे +1, तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 206। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इन पैटर्न्स को आपको समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ बार बार, धीरे धीरे हम प्रश्नों का स्तर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है YWTP, PMJG, MKHD, USPH। तो देखिए जब भी वर्ड वाले आते हैं ना तो मैं क्या करता हूँ, इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर है Y23, सॉरी ये तो 25 होगा ना, Y होता है 25 में, W होता है 23 में, T होता है 20 में, और P होता है 16 में। ठीक है, फिर से इसमें भी लिख देते हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए इसमें देख रहे हैं उनको ध्यान से, 25 और 23 कब आया, 25 में से जब मैंने -2 किया तो 23 आया, और 23 में से जब मैंने क्या किया -3 किया तो 20 आया, और 20 में से जब मैंने -4 किया तो कितना आया 16 आ गया। इसका मतलब क्रम से हम संख्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं और घटाते जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम चेक करते हैं, पी में देखते हैं। तो पी का है 16, एम का है 13, ए का है 10, डी का आता है 7। तो क्या ये भी फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों यहाँ पर 16 में से -3 जब मैंने किया तो कितना आया 13, और 13 में से -3 मैंने किया तो कितना आया 10, 10 में से -3 किया तो मैंने किया। तो दोस्तों यहाँ पर तो क्या है, एक ही संख्या को माइनस की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर तो अलग अलग संख्याओं को माइनस किया जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे हम और चेक करते हैं। तो अगर हम और चेक करें तो यहाँ पर है एम का हो जाता है 13, ए का हो जाता है 11, एच का हो जाता है 8, और डी का हो जाता है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें मिलता है 13 के बाद 11 आ रहा है तो कितना आ रहा है -2, 11 के बाद 8 आ रहा है इसका मतलब -3, और 8 के बाद 4 आ रहा है इसका मतलब -4। तो देखिए दो संख्याओं ने -2, -3, -4 वाला कर दिया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये सिर्फ -3 वाला कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो बाकी से सबको चेक करने का हमारे पास टाइम नहीं होता। और फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक चीज को यहाँ पर लिख रहा हूँ, करके मुझे टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतना टाइम लेता है क्वेश्चन, नहीं, ये तो चुटकियों में बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बस आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़िया है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है।
छह मित्र JKLMNO एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एम जे के ठीक बाएं बैठा है, जे एल के सम्मुख बैठा है, जो कि के ठीक दाएं बैठा है। एल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बहुत ही अच्छा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्या? तो देखिए एक सर्कल बनाइए, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पर है, ये बहुत छोटा हो गया ना, तो मैं बड़ा बनाता हूं। देखिए वृत्ताकार पथ पर मुझे बैठाना है इनको, ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब क्या करना है, अब क्रम से पढ़ते जाइए। देखिए एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, इससे पहले ये याद रखिए कि ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये आपको याद रखना है। और कितने लोग हैं टोटल? 6 लोग हैं। तो 6 लोग को मैं केंद्र की ओर मुख करके बैठा देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ठीक है। अब देखना है एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ये बोल रहा है। तो देखिए एन और जो एम है ना, ये कभी भी आसपास नहीं होंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखिए एम जो है जे के ठीक बाएं बैठा है। अब मोस्टली लोगों को बाएं और दाएं में दिक्कत होती है। तो दोस्तों जब भी आपको बाएं और दाएं निकालना है ना, तो जैसे राइट है, ये साइन लिखा है, देखिए यहाँ पर आपको मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर रखना है, यहाँ पर जो एरो है वहां पर रख दीजिए इस प्रकार से अपने हथेली को। और जो सफेद वाला भाग है, ये सफेद वाला भाग है, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। और जो काला वाला भाग है, ये वाला भाग, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बस एरो में आपको रखना है। जैसे एरो इधर है तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। एरो ऐसे उल्टा है तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। इस प्रकार से आपको रखते चलना है, ठीक है। यहीं पर मोस्टली तकलीफ होती है लोगों को। तो देखिए एम जे के ठीक बाएं बैठा है, तो देखिए एम को मैं कहीं भी बैठाता हूं, तो देखिए ये जे है, जे के ठीक बाएं में, ठीक है, ठीक बाएं में क्या बैठा है, एम बैठा है। तो बताइए भैया जे को मैंने यहां बैठाया तो बायां कौन सा होगा, ये होगा। तो यहां पर जाहिर सी बात है एम बैठेगा, ठीक है। अब आता है जे एल के सम्मुख बैठा है, तो देखिए ये जे है तो एल जो है यहां पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने सम्मुख बैठे हैं एक दूसरे की उम्र पर। जो कि के ठीक दाएं बैठा है, तो जो एल है ना वो के दाएं बैठा है। अब देखिए दाएं है तो देखिए ऐसे रखिए, ऐसे, तो दाएं किस साइड होगा, इस साइड, और ये इस साइड क्या हो जाएगा, बाएं। तो हमको दाएं बैठाना है एल को, है ना। तो एल को अगर हमें दाएं बैठाना है तो के को कहाँ बैठाना है, यहाँ पर। तो के ठीक दाएं में कौन बैठ गया है, एल बैठ गया है। अब बताना है एल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एम है, तो देखिए एम के बगल में कभी भी एन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यहाँ पर कंडीशन है। तो एम यहाँ पर तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर तो आ सकता है। और बचा कौन, ये प्लेस, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कौन बैठेगा, वो बैठेगा। अब बताना है आपको एल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है। यहाँ पर एल है तो एल को ऐसे रखिए, ठीक है, एल अपने हाथ को ऐसे रखिए। अब इसके बाईं और दूसरे स्थान पर, बाईं मतलब इस वाइट ओर की जाऊंगा, ये सफेद की ओर जाऊंगा, इस पार जाऊंगा। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दूसरे स्थान पर, ये पहले स्थान पर के दूसरे स्थान पर एन बैठा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। बस आपको हथेली को समझना है, तीर के यहाँ पर रखना है तीर की ओर, और बस ये क्या हो जाएगा, सफेद का ओर, ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये हो जाएगा काला वाला राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उस विकल्प को चुनिए जो पांचवी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा। तो यहाँ पर बोल रहा है ये दोनों संख्या आपस में संबंधित है, ये दोनों संख्याएं आपस में संबंधित है, तो इससे ऐसा कौन सा जो संख्या होगा जो संबंधित होगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 36 है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे क्या करूं कि 36 से संबंध बन जाए। तो दोस्तों अगर मैंने ध्यान से देखा तो 7 में से अगर -1 मैं करूं तो यहाँ पर 6 आ जाता है, और 6 का वर्ग ही क्या होता है, 36। ठीक उसी प्रकार से मैंने देखा 16 में अगर मैं -1 करूं तो मुझे मिलती है 15, और 15 का जब मैं वर्ग करता हूं तो मुझे मिल जाता है 225। तो ठीक इसी पैटर्न में मुझे क्या करना है, 21 में -1 करना है। तो 21 में -1 किया मैंने 20। अब इसका मुझे क्या करना था, जाहिर सी बात है वर्ग करना था। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट होगा। बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से आपको पैटर्न्स को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए 5, 6 और 131, 7, 348 और 5 में आपस में कुछ ना कुछ संबंध है।
तो बताना है 9, 8 और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले 5, 6 और 131 में, तो दोस्तों 5 और 6 में अगर मैं 5 का वर्ग करूं और 6 का वर्ग करूं, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और दोनों को जोड़ूं भी तो 131 के आसपास नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं 5 का क्या करता हूं, घात करता हूं, 5 का क्यूब करता हूं, तो 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125, और 125 को जब मैं 6 से जोड़ देता हूं ना, तो ये मुझे मिल जाता है 100। इसका मतलब मैंने पहली संख्या का क्यूब किया और दूसरी संख्या से जोड़ दिया। क्या ये पैटर्न आगे भी फॉलो होगा, चेक करते हैं। तो देखिए 7 का मुझे क्या करना है, क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। अब इसमें मुझे जोड़ देना है +5, तो ये मुझे मिल गया 348, ठीक है। यही तो आया है, जाहिर सी बात है ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब हमारा आंसर चुटकियों में आने वाला है। तो हमें 9 का भी क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। 9 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 730, ठीक है, और इसको करना है +8। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 7 और 37, ठीक है। 737 हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। बस आपको स्क्वायर और क्यूब्स यहाँ पर याद होने चाहिए, तभी आप जल्दी थोड़ा क्विक में इसको आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है, दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब से प्रश्न है, ये बहुत ही इजी होता है ना, लेकिन तब जब आप इसको अच्छे से समझ। तो एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से रखेंगे, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार, तो बस हमारे वर्ड्स या कुछ भी आकार आकृति दाएं का क्या हो जाएगा बाएं, या अगल का बगल, अगल का बगल, कोई चीज ऐसे है तो बस ऐसे हो जाए। लेकिन जब हम इसका जल प्रतिबिंब देखते हैं, जल प्रतिबिंब, तो ये सीधा क्या हो जाता है उल्टा, क्या हो जाता है उल्टा। तो जैसे यहाँ पर मैं पी का दर्पण प्रतिबिंब रखता हूँ, दर्पण प्रतिबिंब, तो ये क्या हो जाएगा अगल का बगल, ये हो जाएगा इस प्रकार। लेकिन वही मैं पी का यहाँ पर क्या करता हूँ जल प्रतिबिंब रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ठीक उल्टा, उल्टा, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीजों को याद रखना। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए FRUITFUL को हमने दर्पण के सामने में रखा, तो इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा। तो देखिए बगल का बगल में आएगा, तो देखिए L पहले है इधर से, देखिए बस यहाँ पर बेसिक्स हो जानी है ना, चुटकियों में बनते हैं क्वेश्चन। तो देखिए L यहाँ पर पहले है, L जस्ट इस इधर है लास्ट में, तो इधर से क्या हो जाएगा जस्ट पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा इस प्रकार से अगल का बगल, ठीक है। उसके बाद आएगा U, तो U भी वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ऐसे पलटी है वो वैसा का वैसा रहता है। F को देखें तो F हमें इस प्रकार से मिल जाएगा। देखिए GUF यहाँ तक आ गया ना, तो आपको आगे चेक करने से पहले एलिमिनेट कर लीजिए ना, क्या पता यहीं से आंसर आ जाए। देखिए ये L तो पहले है ही सब में, ठीक है भाई, उसके बाद आना चाहिए था U, यहाँ पर तो FF दे दिया, तो B नहीं आएगा और C भी नहीं आएगा, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, इन दोनों को चेक ही नहीं करना। अब आते हैं F की बारी। तो देखिए इसमें भी F है, इसमें भी F है, इसमें भी T है, इसमें भी T है, तो जाहिर सी बात है T आएगा। अब T के बाद क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, ये I मैंने बना दिया। इसमें देखिए यहाँ पर T के बाद ले दिया है U, और यहाँ पर T के बाद है I, तो दोस्तों यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हमको सब कुछ चेक करने की जरूरत है, नहीं दोस्तों, हमको सबको चेक करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। यही तो जो होता है, हमको टाइम मैनेज करना है ना, टाइम बचाना, हमको सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर से हमारा ऑप्शन, ठीक है। बाकी को भी मैं लिख देता हूँ किस प्रकार से बनेगा, फिर आएगा U, फिर R इस प्रकार से बनेगा, और F अगल का बगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बढ़िया से है, पासा से है, ठीक है। मैंने मिसलेनियस प्रश्न यहाँ पर बनाया है ताकि आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। चलिए, यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो आपस में मोड़कर एक क्यूब बनाया जा रहा है, तो 8 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होता है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। जब भी इस प्रकार से अगर हम पासे को खोलते हैं, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक संख्या इस प्रकार से लीजिए है, फिर एक संख्या छोड़िए, फिर अगली संख्या को लीजिए, तो यही संख्या जो होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। इसका मतलब 6 का विपरीत क्या मिल जाएगा मुझे। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इनकी भुजा और कोण आपस में मिलने नहीं चाहिए। तो देखिए इसकी भुजा आपस में मिल रही है क्या, ये तो यहाँ पर है, इसके बीच में 8 है, ये यहाँ पर है ना, इसके जो 6 के विपरीत है 5 मिल जाए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 8 है, 8 के विपरीत एक छोड़िए, फिर अगला, तो ये हो जाएगा 7, 8 के विपरीत है 7, ठीक मिल जाएगा।
जो बचा है वो कौन सा है, 9 के विपरीत क्या हो जाएगा, 10। 9 के विपरीत हमें पूछा गया है 8 के विपरीत कौन सा है, तो 8 के विपरीत दोस्तों हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अगले प्रैक्टिस सेट में इससे बड़ा वाला वर्जन हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाता है, ठीक है, तथा गुणा और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए भाई देखते हैं। तो देखिए समीकरण को लिखिए, ये 3 है। भाग को क्या लिखा जाता है, तो देखिए भाग को हम प्लस में चेंज कर दे रहे हैं, तो भाग की जगह में क्या आ जाएगा, +4। माइनस को क्या लिखेंगे, देखिए माइनस को हम चेंज कर देंगे गुणा में, ये 5। फिर गुणा को हम क्या चेंज कर देंगे, माइनस में, बस परस्पर परिवर्तित कर दीजिए माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और प्लस को हमको क्या लिखना है, भाग में, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर भाग। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बॉडमास वाली जो फॉर्मूला है ना, इससे पहले वाले क्लास में बढ़ा दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। बॉडमास रूल क्या बताता है कि आपको किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट है, ठीक है, उसके बाद है ऑफ मतलब का, उसके बाद आता है भाग, उसके बाद आता है गुणा, उसके बाद आता है जोड़ और उसके बाद है घटाना। भाग गुणा और जोड़ घटाना, इस प्रकार से क्रम में अपनों को सॉल्व करना है। अब देखिए तो ये हो जाएगा 6 का भागित 2 से करेंगे, तो पहले भाग वाला करेंगे। 6 भागित 2 कितना हो जाएगा, 3। बाकी को वैसे ही लिख देते हैं। तो देखिए ये 4 गुणित 5, ये दोनों तो अलग हैं, तो 4 गुणित 5 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 20। और यहाँ पर क्या था, -6। चलिए एक बार और मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 भागित 2 हो जाएगा 3, -5 गुणित 4 धन 3। अब हमको क्या करना है, गुणा को पहले सॉल्व कीजिए। तो गुणा को मैंने पहले सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 20, तो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +3 है। ये -3 और +3 कट गया तो आ जाएगा हमारा आंसर 20। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। बस मुझे पैटर्न समझाना है, ये तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया है, वेन डायग्राम से इसे सॉल्व करते हैं हम। कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है, दिया है कथन सभी कुत्ते बिल्लियां हैं और कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। निष्कर्ष बोलता है कुछ चूहे बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते चूहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो हमको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमको बस क्या बनाना होता है, वेन डायग्राम बनाना होता है। तो एक एक करके चलते हैं। तो देखिए सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। देखिए मैंने डॉग बनाया, ये एक सर्कल में डॉग बनाया, डी फॉर डॉग है ना कुत्ता। तो ये जो सभी कुत्ते हैं ये क्या बोल रहे हैं, बिल्लियां हैं बोल रहे हैं, बिल्लियां। तो कुत्ते जो हैं बिल्ली के अंदर आ जाएंगे, है ना, इस प्रकार से। ये जो कुत्ते हैं इसको मैं ग्रीन वाले को मान लेता हूँ बिल्ली, मतलब कैट मान ले, ठीक है। तो जो इस वेन डायग्राम के अनुसार जो सभी कुत्ते हैं ना उस क्या हो गए, बिल्लियां हैं। ये हो गया, तो पहला तो हो गया। अब आता है कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। तो कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है ये बोल रहा है। तो दोस्तों चूहा नहीं है, तो दोस्तों बिल्ली जो है चूहा नहीं है मतलब अलग है, अलग है। तो हमको वेन डायग्राम भी क्या बनाना है, अलग है। ये है माउस यानी चूहा। तो कोई भी बिल्ली क्या है, चूहा नहीं है, तो अलग बन जाएगा। कोई भी संबंध है क्या इसमें, नहीं। तो इसी के आधार पर अब हमको निष्कर्ष देना है, अपने हिसाब से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बोल रहा है कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चूहा, और यहाँ पर है बिल्ली, माउस और कैट। तो क्या कुछ चूहे हमको बिल्लियां दिख रही हैं, ये दोनों तो एकदम से अलग है। तो यहाँ पर कोई भी संबंध इनमें, ये तो गलत हो जाए। दूसरा बोल रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो क्या बताइए, ये डॉग कुत्ता और ये माउस चूहा, इन दोनों में कोई संबंध है, नहीं ना, ये तो एकदम अलग है। तो यहाँ पर भी ये निष्कर्ष भी गलत होता है। तो दोस्तों ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 एक दूसरे को अनुसरण करते। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। आपको वेन डायग्राम के हिसाब से जाना और अदर से आपको दिमाग नहीं लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन करना है जो पैटर्न को पूरा करे, है ना, और नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, ए बी सी और डी में। तो यहाँ पर हमको फुलफिल करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो ये कैसी वाली आकृति बनाएगी। तो देखिए ऊपर में एक कैसी आकृति बनी है, चौकोर वाली। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कैसी आकृति बनेगी, इस प्रकार से चौकोर वाली बनेगी ना। और फिर यहाँ पर लाइन है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। यहाँ पर लाइन है तो यहाँ पर भी लाइन खींच सकता हूँ, यहाँ पर भी लाइन खींच सकता हूँ। वो सब करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर से आंसर लाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आकृति बनने वाली है। तो देखिए
यहाँ पर ए में वैसी आकृति मिल रही है मुझे, देखिए ये वाली आकृति, ये देखिए ये और बीच में लाइन मिल रही है ना। बी में देखिए, बी में ये इस प्रकार से आकृति है, बीच में लाइन है क्या, नहीं है, तो ये आंसर तो हमारा नहीं होगा, तो बी हमारा। सी में देखिए, तो देखिए सी में भी ये वाली आकृति बन रही है और बीच में लाइन मिल रही है, ये वाली आकृति हो सकती है। डी में देखिए तो डी वाली आकृति इस प्रकार से बन रही है और बीच में लाइन है क्या, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म। तो बी और डी तो नहीं हो सकते। अब हमको चेक करना है ए और सी में। तो दोस्तों ये वाली आकृति अगर मुझे पूरा करना है तो जो तीर का निशान है इस साइड होना चाहिए, मतलब इस साइड होना चाहिए, तभी तो ये कवर करेगा इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से, अगर मैं इसे उल्टा करूं तो ये किस प्रकार से अरेंज होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फुलफिल करेगा। और जाहिर सी बात है ये जो सर्कल है ऊपर है, ये भी सर्कल ऐसे देखिए आजू आमने सामने सर्कल, इसमें भी आमने सामने सर्कल, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पैटर्न वाली आकृति आपके सिलेबस में है, तो मोस्टली यहाँ पर चांसेस है इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर का। एक निश्चित कूट भाषा में स्पिन फास्ट स्लो को MMNNOO लिखा जाता है, फास्ट स्किड स्लिप को NNRRTT लिखा जाता है और स्लिप स्लो जंप को RRMMZZ लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में जंप को कैसे लिखा जाएगा। तो इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार के प्रश्न मैंने करा रखे हैं, उम्मीद है अगर उसको आपने देखा होगा, इसको भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसको मैंने इस प्रकार से पहले से लिख लिया है ताकि मुझे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। और ये जरूरी नहीं है कि आपको भी एग्जाम में लिखना है, नहीं, ये तो मुझे आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो करके मैंने इसको पहले से लिख लिया है। आप सीधे यहाँ पर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो देखिए यहाँ पर स्पिन फास्ट स्लो को MMNNOO लिखा जाता है, तो इस प्रकार से हमको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले और दूसरे में मुझे कंपेयर कर लें। ठीक है, तो देखिए पहले और दूसरे में अगर मैं देखूं तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर जो है फास्ट है और यहाँ पर भी फास्ट है, ये कॉमन मिल गया। तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी NN है और इसमें भी NN है। तो क्या मुझे फास्ट का नंबर चाहिए था, नहीं, मुझे तो जंप का चाहिए था। तो दोस्तों इसको चुपचाप से आप काट लो, इसकी ज़रूरत अब खत्म हो गई। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले बारी में। पहले में हमने पहले और दूसरे को देखा, अब हम देखते हैं दूसरे और तीसरे में। तो फास्ट तो खत्म हो गया ना, काट दिया है हमने, हमको अब इन सभी में जो बचे हैं उनमें कंपेयर करना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर भी स्लीप है और यहाँ पर भी स्लीप है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, RR है और यहाँ पर भी RR है। तो दोस्तों यहाँ पर कैंसिल क्या हो जाएगा, ये स्लीप हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर भी RR कैंसिल। क्यों, क्योंकि मुझे जंप का जो था वर्ड चाहिए था, ना कि स्लीप और फास्ट का, इसलिए मैंने काटना शुरू किया है। आप नहीं भी काटे तो चलेगा। चलिए अब हमको पहले और दूसरे में देख लिया, दूसरे और तीसरे में देख लिया, अब लास्ट में हम देखते हैं सीधा पहले और तीसरे में कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले और तीसरे में, तो यहाँ पर स्लो कॉमन है, देखिए स्लो, और यहाँ पर भी स्लो कॉमन है। तो देखिए बचा क्या पहले और तीसरे में, यहाँ पर भी MM है और यहाँ पर भी MM है। इसको भी मैं काट लेता हूँ, अभी मैं काट लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे स्लो का थोड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो जंप का चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पिन का क्या हो जाएगा, तो स्पिन में बचा है OO, साथ ही साथ जंप में यहाँ पर क्या बचा है, TT बचा है, और स्किड का मिल गया TT, सॉरी जंप का क्या मिल गया, ZZ मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जंप का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ZZ। तो इस प्रकार से आपको एक एक को कंपेयर कर सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है, मोड़ते हैं और घन का आकार दिया जाता है। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने खोलने वाले प्रश्न को देखा था। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको मोड़ते हैं तो एक घन का आकार बना देते हैं। तो विकल्प में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको मुझे मोड़ना है और घन बनाना। तो इससे पहले जब मैंने सॉल्व किया था तो क्या किया था, एक को छोड़कर इसका अपोजिट, तो देखिए एंड है, एक को छोड़िए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, M। ठीक उसी प्रकार से देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, M, और यहाँ पर है W, तो W है, एक छोड़िए, N लीजिए, N, W का अपोजिट क्या हो जाएगा, N, और फिर बचा क्या T, तो T का अपोजिट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो T का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, किसी भी पासे में जो स्पर्श करने वाली सतह है, मतलब एक दूसरे से लगी हुई सतह है या फिर विपरीत सतह है, लगी हुई मत बोलिए, एक दूसरे की विपरीत सतह है, कभी भी साथ में नहीं आ सकती।
ठीक है। तो किसी भी पासे में एक दूसरे के विपरीत सतह कभी भी सामने एक साथ नहीं दिख सकती। कैसे दिखेगी, वो तो विपरीत है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो कौन सा संभव नहीं है बोल रहे हैं ना, तो ए में देखते हैं। तो यहाँ पर एंड है और यहाँ पर एम है। देखिए एंड के विपरीत एम है, और मैंने अभी क्या बताया, एक दूसरे के विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं आ सकते। तो दोस्तों सीधा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही आ जा रहा है, क्योंकि ये पासा कभी भी नहीं बन सकता। और बाकी में चेक कीजिए, देखिए एन एन है तो एन का विपरीत डब्ल्यू है, तो ठीक है भाई। एम है, एम का विपरीत एंड है, तो है क्या, नहीं है। के का विपरीत टी है, तो यहाँ पर के है, टी तो है नहीं, तो ये बन सकता है। इसी प्रकार से बाकी सबको भी आप चेक कर लीजिए, किसी का भी विपरीत आपको नहीं मिलेगा आमने सामने। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए में एंड और एम जो है एक दूसरे के विपरीत होते हुए एक दूसरे के साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों ये जो है संभव नहीं है, आप आगे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रिया ने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा। तो देखिए ये है प्रिया। प्रिया जो बोलती है एक व्यक्ति की ओर इशारा करती है और कहती है कि वह उसके भाई की दादी की एकलौती संतान है। तो वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मोस्टली लोग इसमें घबराते हैं, लेकिन हमको बनाना कैसे है, एक एक करके धीरे से प्यार से। देखिए कैसे। तो प्रिया ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। देखिए ये जो है व्यक्ति, वाई लिख देता हूं, व्यक्ति को इसकी ओर इशारा करता है और कहता है, कौन, प्रिया कहती है कि वह उसके भाई की दादी, मतलब जो प्रिया है ना, इस व्यक्ति के भाई, तो इसका भाई क्या हो जाएगा, ये मैं भाई बना देता हूं ट्रायंगल में, भाई के दादी, तो दादी है तो इसके कोई ना कोई यहाँ पर माता या सॉरी पिता होंगे, और पिता की माँ ही तो दादी होती है, तो ये हो जाएगा दादी, दादी। ठीक है, यहाँ पर इसके भाई के, देखिए वाई के भाई के दादी, इसका मतलब इसके पिता की माँ इसकी दादी हुई ना। ठीक है, दादी की एकलौती संतान है, तो देखिए दादी की एकलौती संतान है कौन, तो दोस्तों प्रिया। यही तो बताया ना कि प्रिया जो है इशारा करके बताती है कि मैं जो है इस व्यक्ति के भाई के दादी की इकलौती संतान हूं। तो बताइए वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। बताइए व्यक्ति और प्रिया के बीच में क्या संबंध है, क्या संबंध दिखाई दे रहा है। तो भाई है, दादा है, पिता है और पुत्र है। तो बताइए क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये होगा पुत्र होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र। सीधा ये जो प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुत्र होगा। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब आते हैं 23 में। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में m प्लस एन का अर्थ है एम एन की बेटी है, m माइनस एन का अर्थ है एम एन के पिता है, f स्टेरिक n का अर्थ है एम एन की पत्नी है, m डॉलर n का मतलब है एम एन का बेटा है। तो उपयुक्त के आधार पर यदि a प्लस बी स्टेरिक c इसका मान हमें निकालना है, तो a c से किस प्रकार संबंधित। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको मेथड में मान रखना है। सबसे पहले बताना है a प्लस बी में, देखिए a प्लस बी, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, एम एन की बेटी है, तो एम के जगह में ए है, एन के जगह में बी है। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है बी की बेटी है, तो जो ए है ना वो बी की, बी ऊपर आएगा, बी की बेटी है, तो बेटी है तो मैंने क्या लिख दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है, अब आते हैं बी स्टेरिक सी में, स्टेरिक वाला ये है। ठीक है, तो यहाँ पर है एम एन की पत्नी है, स्टेरिक का मतलब होता है एम एन की पत्नी है, तो यहाँ पर एम का काम बी कर रहा है और एन का काम सी कर रहा है। इसका मतलब हो जाएगा जो है बी सी की पत्नी है, तो बी जो है ये सी की पत्नी है, तो ये फीमेल हो जाएगी, ये हो जाएगा मेल। ठीक है, तो बताना है ए सी से किस प्रकार संबंधित है। बताइए भैया ए सी का क्या लगेगा, है तो ए सी की क्या लगेगी, बेटी लगेगी, बेटी, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। उस विकल्प आकृति का चयन करना है जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, इसको घुमा नहीं सकते। तो देखिए ये जो आकृति है ना, ये जो आकृति है ये ए बी सी और डी आकृति में सन्निहित है, छुपा हुआ है। तो बताना है आपको कौन सा यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर उचित है कि आप ही दे सकते हैं,
यहाँ पर क्योंकि क्लियरली मेंशन हुआ है, क्लियरली दिख रहा है मुझे भी, तो इसका आंसर तो मैं नहीं दूंगा। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा आप सही हैं। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चित्र में कितने त्रिभुज है। बहुत ही बढ़िया भैया। इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को अगर आपने लगाया होगा तो मैंने बताया था कि इस प्रकार से ट्रायंगल को कैसे काउंट करना है। फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे इस प्रकार से ट्रायंगल है, ठीक है, इसको 20 से भाग देते हैं। तो इसमें ट्रायंगल काउंटिंग अगर आपको करनी है तो बस आपको नंबरिंग कर देना है, जैसे 1 और अब इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो क्या करना है 1 प्लस, तो यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितने मिल गए हमको। इसी मेथड से सभी ट्रायंगल को हम काउंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम बड़े वाले में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो इसको नंबरिंग देते हैं 1, को देते हैं 2 और 3। तो कितना हो गया 3 धन 2 5, 5 और 1। बड़े वाले में मुझे कितना मिल गया 6। ठीक उसी प्रकार से छोटे वाले में, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ये भी तो बना, तो इसको भी नंबरिंग देते हैं 1 2 और 3। तो यहाँ पर भी इन सभी को जोड़ दीजिए, 3 धन 2 धन 1, तो ये भी मिल जाएगा हमको कितना 6। साथ ही साथ नीचे भी सेम वैसे ही बड़ा ट्रायंगल है, तो इसको भी काउंटिंग कीजिए 1 2 और 3, आपस में जोड़ दीजिए 3 धन 2 धन 1 6। तो यहाँ पर भी मुझे 6 ट्रायंगल मिल गए। इस प्रकार से टोटल ट्रायंगल की संख्या 6 प्लस 6 प्लस कितनी मिल गई। हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो पैटर्न है ना, धीरे धीरे अपने विकराल रूप में आते जा रहा है। मतलब धीरे धीरे हम टफ की ओर जाते जा रहे हैं, और जब तक आपका एग्जाम होता है ना तब तक आप इसमें माहिर हो जाएंगे, क्योंकि इतने टफ से टफ क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ ताकि आप खुद बोलेंगे कि वाह यार बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंगत विकल्प को छांटिए, ये तो बहुत ही इजी है, इसका आंसर भी आपको देना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मिसलेनियस में इजी वाले प्रश्न भी बहुत ही मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। कथन और निष्कर्ष से बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन है, लचीलापन असफलताओं से उबरने में मदद करता है, लेकिन गलतियों से सीखे बिना प्रगति रुक सकती है। ठीक है, इसका मतलब बोल रहा है कि लचीलापन असफलताओं से उबरने में मदद करता है। मतलब आप जितने लचीले होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, उतनी ही ज़्यादा आप अगर फेलियर को फेस कर रहे हैं ना, तो आप फेलियर्स को क्रॉस कर सकते हैं। बस आपको फ्लेक्सिबल रहना है। लेकिन गलतियों से सीखे बिना प्रगति रुक सकती है ना। ऐसा नहीं है कि आपको गलती आप कर रहे हैं और उसमें से कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर प्रगति आपकी बाधित हो सकती है। तो यहाँ पर निष्कर्ष है कि अकेला लचीलापन प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकता। तो इसके हिसाब से ही आपको आंसर देना है, इसके अन्यथा में और कुछ भी आंसर आपको नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि अकेला लचीलापन प्रगति को सुनिश्चित नहीं कर सकता। ये सही बात है, सिर्फ फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो आप प्रोग्रेस करेंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। आपको सीखते रहना है और बहुत सारे मेथड्स हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष 1 तो यहाँ पर करेक्ट है। दूसरे में बोल रहा है गलतियों से सीखना पुनर्प्राप्ति की गारंटी देता है। ऐसा है क्या? सिर्फ आप गलतियों से सीख जाएंगे और आप सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पर निष्कर्ष 2 यहाँ पर गलत है। यहाँ पर गारंटी वाली बात की ही नहीं गई है, सीधा आपको कथन के हिसाब से ही आंसर देना है। तो केवल और केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तीसरा से प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है, ज्यादा टफ मैंने लिया नहीं है। देखिए रवि बोलता है रवि 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए ये रवि है, ठीक है। अब ये 20 मीटर उत्तर की ओर, तो दिशा का ज्ञान आपको याद होना चाहिए अच्छे से। देखिए ये जो है ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये क्या है पश्चिम दिशा। और इनके बीच में अगर हम देखें तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। ये वाली दिशा क्या हो जाएगी? साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। ये वाली दिशा क्या हो जाएगी? वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट, सॉरी क्या साउथ वेस्ट, अभी क्या बोल रहा हूँ, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। और ये वाली दिशा क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, मतलब उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 20 मीटर उत्तर की ओर रवि चल रहा है। तो देखिए ये जो है उत्तर की ओर मैंने चला, और ये जो डिस्टेंस है 20 मीटर रवि चला। उसके बाद 30 मीटर दाएं, तो देखिए तीर के निशान इस प्रकार से लीजिए और इसको इधर चलिए, 30 मीटर दाएं, दाएं लीजिए 30 मीटर दाएं। उसके बाद फिर 20 मीटर दाएं, फिर से इधर से आइए, फिर उल्टा चाहिए, फिर से 20 मीटर वो नीचे की ओर दाएं की ओर चल। तो अब ये किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? बहुत ही बेसिक सा आंसर था। तो दोस्तों ये भी इसका मुख किस दिशा में है? जाहिर सी बात है दक्षिण दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके बाद हम लेवल अप करते चले। नेक्स्ट देखते हैं, कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है, जैसे कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है।
दिए गए उत्तर चित्र में बताएं कि खोलने की पर यह कैसा दिखाई देता है। तो पेपर कटिंग से क्वेश्चन आने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस आपका लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये आकृति है, अब इसको क्या है, मोड़ा जाता है और खोला जाता है कार्ड। तो ये कैसी आकृति बनेगी? देखिए ये इस प्रकार से आकृति थी, ठीक है, इस प्रकार से। अब जब इसको मैंने इस प्रकार से खोला, ऐसे करके खोला, ऐसे ओपन किया, जाहिर सी बात है यही आकृति सेम इधर भी आएगी। ठीक है, ये आकृति इधर भी आएगी, सेम वैसे का वैसा इधर भी आएगा। इसमें क्या चेंजेस हुआ? बस जो आकृति एक साइड इधर थी, जस्ट डबल उधर। तो यहाँ पर आकृतियों में देख सकते हैं आप कौन सा आकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, बस यहाँ पर अरेंज करना है। और उसके बाद है 31वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ईजी है, इसका आंसर भी आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर जो इजी क्वेश्चन है ना, उसको मैंने यहाँ पर आपके लिए छोड़ा है। बस मुझे बताना था कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि इस लेवल के प्रश्न आएंगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वर्तमान में कथन कूट वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है बहुत ही टफ पूछे गए, या तो हो सकता है जैसे कि अमीन पटवारी में पूछा गया था, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, उस प्रकार से भी पूछे जा सकते। तो आप यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको तैयार होना है हर किसी परिस्थिति के लिए। तो यहाँ पर इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आपकी कंटिन्यू क्लासेस लाने वाला हूँ। तो दोस्तों कंटिन्यू क्लास तब आएगी जब आप मेरा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँ। इसके बाद मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।